नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं सुनाता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। आपके पास कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो में उसे परोसने की पूरी कोशिश करूँगा। हल्की हल्की ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है ये आप लोगों की वजह से। अब बहुत प्यारे हो सब लोग, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब आपसे प्यारा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ। और मैंने अभी कुछ मैसेजेस पढ़े हैं, उसकी वजह से स्माइल है चेहरे पर। सबसे पहला मैसेज है अंकित का। कहते हैं कि नितिन भाई, आपकी आवाज़ जो है वो कहानी में जान डालती है। चुटकुले भी सुनाओगे तो आप में वो हुनर है कि सामने वाले को डरा सकते हो। मैं कभी आपको डराता नहीं हूँ, हाँ कहानी को वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ सुनाता हूँ। एक और मैसेज है अभिषेक अवस्थी नोएडा से। नितिन, मैं अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ तुम्हारी वजह से, तो कहानी जल्दी डाल दिया करो मेरे भाई। इनके मैसेज को पूरा पढ़ूंगा, बहुत वक्त लगेगा। इनका कहना यह है कि ऑफिस तक पहुंचने में मेरी कहानी के माध्यम से, सहारे से या सुनते सुनते ये घर से निकलते हैं और मतलब कभी अगर लेट हो जाते हैं तो मेरी वजह से। कहानी को मुझे सही वक्त पर अपलोड करनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। एक है गुंजन का कि नितिन भैया, मैं और कमाल की बात है कि मेरे वुड भी जिनसे मेरी शादी हो रही है, दोनों आपकी कहानियाँ सुनते हैं। हाँ वो अलग बात है, मैं ईश्वर वाली कहानियाँ सुनती हूँ, वो प्रेत वाली कहानी सुनते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी पटरी अलग अलग है लेकिन प्लेटफॉर्म एक ही है, मतलब मैं है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। और हाँ, जिस मैसेज की वजह से चेहरे पर मुस्कुराहट है ज़रा ये भी सुन लीजिए। नाम चिराग है इनका और दिल्ली से है। कहते हैं कि नितिन भाई, मैं ख़ानदान का इकलौता ऐसा लड़का था जो डरता कभी नहीं था और तुम्हारी कहानियों के बाद अब मैं अपने बड़े भाई के साथ सोता हूँ, मेरी हालत ख़राब। एक चीज़ इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखी है, वो बता दूं कि घर के सामने जो पेड़ है कभी उस पर गौर नहीं करा, लेकिन अब वो हिलता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। और ऐसे तो मेरे घर के सामने भी पेड़ हैं और मेरे घर के सामने तो ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिन्हें बहुत से लोग कहते हैं कि इस पर प्रेत वास करता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रेतों को वास करने के लिए पेड़ की क्या ज़रूरत है, वो तो राह चलते भी दिख जाते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर हो सकता है कि एक मैसेज ऐसा आपका भी आने वाला हो। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं तो ये गलत बात है। सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए, आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। कुछ लोग वहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए, आगे आने वाली और बेहतरीन वीडियो आपका इंतजार कर रही है। आज की कहानी कुणाल की है, गाजियाबाद से। कुणाल एक 18 साल का वो लड़का जो कि अपने दादाजी के बेहद करीब है। दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हर बात दादाजी से शेयर करता है और दादाजी इनके साथ बहुत ज़माने से रह रहे हैं, तो अब ये मानिए कि ये इनके सच्चे पक्के दोस्त बन चुके हैं। दादी अम्मा जो हैं वो कुछ साल पहले इनका साथ छोड़ चुकी है। एक बड़ी अजीब सी बात है कि इनके पापा और इनके दादाजी में थोड़ी कम बनती है। मतलब कि जो दादाजी हैं वो कभी भी पापा को गलत नहीं बोलते, भला बुरा नहीं बोलते, कुछ भी, मतलब अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन पापा हर बार दादाजी से ये बात ज़रूर बोलते हैं घुमा फिरा कर कि ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। लोगों के मन में डर बिठाकर ये कर क्या रहे हो आप। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है, पापा ऐसा क्यों बोलते हैं, दादाजी ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरी समझ के बाहर था। मैं आज एक उस किरदार को मानकर कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं बताता हूँ ना कि इस आदमी के साथ फिर ऐसा हुआ। आज मैं कई बार जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मान लीजिए कि मैं कुणाल हूँ और अब मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। आज मैंने दादाजी से एक सवाल किया कि पापा आपसे ऐसा क्यों बोलते हैं और ऐसी क्या बात है जो कि पापा को आपसे नाराज़ कर देती है। आप इतने प्यारे हैं, इतनी मदद करते हैं, पापा मम्मी को इतना आप लाड़ प्यार से रखते हैं, हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं, पापा आपके लिए ऐसा क्यों बोलते हैं दादाजी।
कोई बात नहीं बेटा, वो जितना मुझे प्यार करता है इसी वजह से मेरी इतनी केयर करता है। तो मेरे मन में फिर से सवाल आया, अगर वो केयर करते हैं, अगर मेरे पापा आपकी केयर करते हैं, तो इस तरह से वो गुस्सा आपको देखकर क्यों होते हैं? और एक बात नहीं समझ आती, आप ये 8 बजे अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हो और रात के 2-2:30 बजे तक कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, वो सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, वो उन बातों से ज़रा तू दूर रहे। मुझे खाना खाने के बाद जल्दी नींद आ जाती है और अधिकतर तूने देखा ही है, मुझे टीवी वगैरह देखने का शौक नहीं है। नहीं दादाजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कॉलोनी में किसी ने आपके लिए एक बात और बताई है कि लोग आपके पास कुछ अपनी बातें लेकर आते हैं और फिर आप दूसरों के लिए कुछ अजीब कर देते हैं। क्या है ये सब? ये सब लोगों की बातें हैं, जितने लोग उतनी बातें। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, और मैं किसी के लिए अच्छा या बुरा कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई भगवान हूँ भाई? ये सब तो ऊपर वाले के हाथों में है ना, किसके लिए अच्छा करना है या किसके लिए कठिन वक्त करना। मैं कौन हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ और मैं तेरा दादा हूँ, तू मेरा पोता है। ये सारी बातें छोड़, खाना खा और सो जा। आज मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि तीसरी बार मैंने ये सवाल किया है और दादाजी ने टाल दिया। आज मैं देखना चाहता हूं कि आखिर होता क्या है 8 बजे के बाद इस कमरे में, जो दादाजी का कमरा है। पूरे दिन वो हमें अपने कमरे में आने के लिए नहीं रोकते, लेकिन 8 बजे ये दरवाज़ा बंद होकर कुछ अजीब सी आवाज़ आनी, या पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ते हैं दादाजी, आज मैं देखूंगा। इनका जो दरवाज़ा है एक बाहर कॉलोनी की तरफ खुलता है, मतलब जो गली है, छोटी गली जिसे कहते हैं, उस तरफ खुलता है। आज मैंने छोटी गली की तरफ से जाकर दरवाज़ा खोलकर देखने की प्लानिंग बना रखी है। माता पिता खाना खाकर सो गए हैं और जब मैं घूमकर उस तरफ गया हूं तो देखा है कि वहां 3-4 आदमी खड़े हैं और दादाजी से कुछ बात कर रहे हैं। उनके हाथों में कुछ है जो कि दादाजी ने दिया है। ये इतना बड़ा कुछ नारियल जैसा सा लग रहा है, उस पर कुछ शक्ल सी बनी हुई है। और दादाजी ने धीमी आवाज में बोला, मैं अपने दादा की आवाज पहचानता हूं। दादाजी ने धीमी आवाज में बोला कि चौराहे पर रख कर सीधे निकल जाना और उसका नाम बोलकर जाना, पलट कर मत देखना। मैंने ये अपने कानों से सुना है। दादाजी ने ये जो बोला है, क्यों बोला है और ये लोग हैं कौन? इनके हाथों में जो है ये कुछ चेहरा है किसी का, या क्या बनाया है? क्यों ना मैं इन लोगों से पूछ लूं। अब दादाजी ने तो दरवाजा बंद किया और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खटखटा कर मैं दादाजी से पूछूं। मैं इन लोगों के पीछे जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये आखिरकार इस चौराहे पर करने क्या वाले हैं। हमारे घर से थोड़ा सा दूर एक चौराहा पड़ता है, काफी बड़ा और काफी अंधेरा रहता है वहां। इन लोगों को दादाजी ने ऐसा कहा था कि इसको बीच चौराहे पर रखकर उसका नाम बोलते हुए बस तुम निकल जाना और पलट कर मत देखना। तो मेरे लिए आसानी थी, मैं इसको उठाकर लेके आऊंगा। एक गलती मेरे से ये होने वाली है। अब यहां एक बिजली के खंबे से मैं छुपकर खड़ा हो गया। मैं इंतजार कर रहा हूं इन सभी का कि कब ये इस चौराहे पर इसको रखेंगे और मैं इसे उठाकर घर लेकर आऊंगा। माता पिता को भी जगाऊंगा, तब दादाजी से पूछूंगा कि ये क्या है। एक बार ये इस काम को करें तो सही। जैसे ही वो लोग उसको रखकर वहां से गए हैं, वो एक अंधेरे में ऐसे गुम हो गए जैसे कभी मैंने उन्हें देखा ही नहीं। उन्हें दादाजी ने पलटकर देखने के लिए मना किया था, तो मेरे लिए आसानी हो गई। मैं चौराहे पर गया और मैंने उसे हाथों से उठा लिया। मैं सीधा अपने घर आया हूं और जैसे ही घर आया तो मुझे पड़ गई डांट। गेट पर मम्मी पापा खड़े थे और 2 पड़ोसी खड़े थे, दादाजी वहां खड़े थे। तो जब तक वो मुझे देख पाते या मेरे को समझ पाते कि मैं हाथों में क्या लेकर आया हूं, मैंने उसे छुपा लिया। दादाजी ने ना जाने कैसे पता लगाया कि मेरे हाथों में कुछ है। पापा ने मुझे डांटा कि इतनी रात को तू गया कहां था, और ये कोई तरीका है? मतलब पूरा घर खुला छोड़कर तुम घूम रहे हो, तुम्हें अंदाजा है तुम कर क्या रहे हो? और गए कहां थे तुम, पहले ये बताओगे? दादाजी ने एकदम पापा से क्या कहा, इसके हाथों में कुछ है, अभी इसे कुछ कहो मत, इसे अंदर आने दो। बेटा अंदर आ जा, कुणाल अंदर आ जा। मैंने दादाजी की आवाज के साथ
बार बार जब वो बोल रहे हैं तो किसी और की भी आवाज़ महसूस हो रही है, सुन रहा हूँ मैं। ये पापा की नहीं है, मेरे किसी रिश्तेदार की नहीं है, मेरे किसी दोस्त की नहीं है, लेकिन हाँ, दादाजी की आवाज़ के साथ बार बार किसी की आवाज़ आ रही है। मन में एक अजीब सी हलचल सी होने लग गई। जो मेरे हाथों में है ये एकाएक मुझे गर्म सा महसूस होने लग रहा है। जब मैं इसे लेकर आया हूं तो ये साधारण था, नॉर्मल था। अब ये धीरे धीरे मानिए कि तपना शुरू हो रहा है। ये बड़ा अजीब है क्योंकि ऐसा होता नहीं है और ये सब पिक्चरों की कहानी होती है, असलियत में थोड़ी ना होता है। मैंने अभी ये अपने हाथों में छुपा रखा है और अभी मैं ढंग से इसके चेहरे को नहीं देख पाया हूं, जो दादाजी ने शायद बनाया था या कोई बनाकर दादाजी को देकर गया होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है सब। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था और छुपाने की पूरी कोशिश करी, तभी मां ने मेरे हाथों को देख लिया। उन्होंने एकदम से मेरे हाथ को इस तरह झटका और कहा, ये क्या है, ये कहां से उठाकर लाया तू? दादाजी ने कहा कि इसे कुछ मत कहो, मैं देख लूंगा ये। अब यहां पापा का गुस्सा बढ़ गया। जो बहुत सारे लोग गेट पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे, वो सब ना जाने कैसे गायब हो गए। सब अपने अपने घर चले गए, ये मानो कि वो डर गए किसी बात से। दादाजी ने कहा कि कुणाल, तू चौराहे तक गया था? हाँ, मैं चौराहे तक गया था और मैं उन 3 लोगों का पीछा कर रहा था जिन्हें आपने ये दिया था। मैं ये ही लेकर आया था मम्मी पापा को दिखाने के लिए और आपसे पूछने के लिए कि ये क्या है। तो यहां पापा का गुस्सा एकदम बढ़ गया और कहा कि कुणाल, अब तू बड़ा हो गया है और अब जरा ध्यान से सुन। तेरे दादाजी लोगों का मूर्ख बनाते हैं ऐसे, ठीक है? इन सब बातों से मूर्ख बनाते हैं। ये देख, इनको चेहरे को देख इनके, ये क्या कर रहे हैं? दादाजी की आंखें पलट गई हैं। मतलब ये मानिए कि जो आंखों की पुतली है, ना जाने ये कैसे ऊपर हो गई और उनकी आंखें अब एकदम सफेद हैं। दादाजी एकदम से मतलब जमीन पर बैठकर इस तरह से हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे। उन्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। उनकी आंखों की पुतलियां घूम चुकी हैं। मां ने कहा कि तुम अंदर चले जाओ, इन्हें अभी फिलहाल कुछ हो रहा है। बेटा तू अंदर जा कुणाल, दादाजी शायद पूजा करेंगे। नहीं नहीं, ये कैसी पूजा, ये इनकी आंखों को क्या हुआ? दादाजी आप ठीक हो? और मैं जाकर उनके पास बैठ गया। पापा ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी, दादाजी ने उन्हें ये मानिए पता नहीं कैसी सी आवाज में डांटा है। पहली बार मैंने सुना है कि मेरे पापा ने मेरे दादाजी से डांट खाई है, वरना हमेशा वही गुस्सा होते थे। दादाजी इतने इस वक्त भयानक लग रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा। मुझे उनका हाथ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ मेरे माथे लगा दी हो, इतने ठंडे हाथ हैं। मुस्कुराकर क्या कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सतीश तेरा ख्याल रखेगा। सतीश मेरे दादाजी का नाम है। दादाजी ने ऐसा क्यों बोला है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। फिर दादाजी ने कहा कि बेटा तू अपने कमरे में जा और सतीश के लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। मम्मी पापा, ये दादाजी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं बेटा कुछ नहीं, वो हम देख लेंगे, तू जा। दादाजी ने कहा है ना कि तू जा अपने कमरे में। जैसे ही मैं उठकर चला हूं, दादाजी वहां धीरे धीरे सरकते हुए रसोई की तरफ बढ़ गए हैं। रसोई के आगे बैठकर वो बड़ी अजीब सी हरकत कर रहे हैं, मतलब जमीन पर हाथ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं समझ आ रहा। ये पहली बार नहीं है, इसका मतलब हमारे घर में ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि माता पिता बहुत मैंने नॉर्मल देखे हैं इस वक्त खड़े हुए, जैसे ये 4-5 बार देख चुके हूं। माँ रसोई तक गए हैं और एक आटे के डोल में रखा हुआ कुछ सामान है, उसमें से एक कटोरी इन्होंने भरकर दादाजी को कुछ दिया है। और उन्होंने एकदम से ये मानिए कि वो पूरी कटोरी, ठीक है, इतनी बड़ी कटोरी थी जो कि हम मंदिर वगैरह में भी रखते हैं, वो पूरी खाई है और उसके बाद एकदम से उठकर अपने कमरे के लिए चले गए। मैंने पूछा माँ ये इन्होंने क्या खाया था? कुछ नहीं बेटा, ये दादाजी की दवाई है और कभी कभी कुछ चीजें ना थोड़ी अपने से दूर रखो, और अगर तुझे इतना ही जानने का शौक है तो हमसे पूछ लेता ना।
कि दादाजी ये क्या कर रहे हैं, वो लोग कौन थे। वो कॉलोनी के लोग हैं। दादाजी एक तरह से डॉक्टर कह ले, वैद्य कह ले, लोगों की समस्याएं दूर करने वाले एक अच्छे इंसान समझ ले। ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब तू अपने कमरे में जा और सो जा। मैं आज दादाजी के पास सोऊंगा। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर अपने कमरे तक ले गए कि आज तू यहां सोएगा और मेरी आंखों से अगर तू इधर उधर हुआ मैं बताता हूं तुझे। मैंने पापा से फिर पूछा, पापा क्या दादाजी तांत्रिक हैं? वो एकदम उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये सब कौन कहता है तुझे? नहीं, मुझे कॉलोनी में कुछ लोगों ने बताया कि दादाजी जादू टोना जानते हैं और इनके साथ प्रेत रहते हैं और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सब बोल रहा है ये मूर्ख है और ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम्हें कौन बहकाता है? तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल देगा और तुम उसे सुन के सच मान लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दादाजी कोई तांत्रिक नहीं है। बस हाँ, ये कह सकता हूं कि वो हाथ पढ़ना जानते हैं, चेहरा पढ़ना जानते हैं, तो लोगों को आने वाले समय के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। अच्छा, दादाजी ज्योतिष है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो वो बनाकर दिया, जो चौराहे पर रखा और कहा कि पीछे पलटकर मत देखना, ये सब तो पापा टोटका होता है ना। टोना टोटका करते हैं दादाजी, नहीं करते। और हर पूजा के बारे में हर किसी को नहीं पता होता। जो चौराहे पर तुम देखते हो, क्या वो हर बार टोटका होता है? पापा, मैंने इस विषय में एक हफ्ते से थोड़ी जानकारी इकट्ठी करी है। इसे टोटका ही कहते हैं। किसी तरह की कोई पूजा इस तरह से चौराहे पर नहीं रखी जाती, इतना तो मुझे भी ज्ञान है। और हाँ, हमारे घर में बहुत पहले पूजा पाठ होती थी, हनुमान चालीसा होता था, सब होता था। लेकिन जब से दादाजी ने इस तरह से ये अपनी पूजा शुरू करी है, हमारे घर से हनुमान चालीसा बंद हो गई होनी। क्यों? अब यहां पिता और मां के पास कोई जवाब नहीं है। इन्हें रोकनी पड़ी क्योंकि प्रेत बाधा बढ़ गई थी और इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे, मतलब आपको यकीन नहीं होगा। इनके घर में दोपहर में भी अगर आप रुके हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द किसी के खड़े होने का एहसास 100% हो जाएगा। पिता ने कहा कि बेटा, कुछ बातें हैं जो कि हम तेरे को नहीं समझा सकते। और किसने कहा कि हनुमान जी अब हमारे घर में नहीं रहते या हम उनकी पूजा नहीं करते? हम हर मंगलवार जाकर हनुमान चालीसा करते हैं हनुमान मंदिर में, ठीक है। हमारे गेट पर जो बंदा है वो भी हनुमान कवच है, ठीक है। हमारी गाड़ी में भी हनुमान जी की मूर्ति है। तो इसने कहा सब जगह ठीक है, लेकिन हमारे घर के अंदर क्यों नहीं? हमारे घर के अंदर हनुमान जी क्यों नहीं है? क्या प्रेत इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, या ये तांत्रिक इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं जो कि हनुमान जी को घर से बाहर कर दिया? तो यहाँ पिता ने मुझे डांटा और कहा कि थोड़ा शब्दों पर नियंत्रण रखो। वो तुम्हारे दादाजी हैं जिनके लिए तुम ये सब बोल रहे हो। तो पापा, आप भी तो दादाजी को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। कभी मैंने बोला है कि उन्हें वो तांत्रिक हैं या गलत काम कर रहे हैं? हाँ, आपने एक बार ये बोला है कि आपके इस ड्रामे और ढोंग की वजह से भोले भाले लोग फंस जाते हैं। ये सब क्या था पापा? अरे मैं देख, ना तो किसी तांत्रिक को जानता मानता, ना मैं किसी पंडित पे विश्वास करता। जो किस्मत में है, मेहनत करोगे तो वो मिलेगा। इसमें आपके किस्मत में क्या लिखा है जानकर क्या कर लोगे? चुपचाप सो जा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये ज्यादा इस विषय में ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत है नहीं। अब जैसे ये सब लेटे हैं तभी इन्हें बड़ा अजीब सा कुछ महसूस हुआ। दादाजी के कमरे से किसी 12-13 साल के बच्चे की आवाज आ रही है, जैसे कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और तभी किसी वृद्ध औरत की बड़ी अजीब सी खांसती खांसती सी वो कुछ बातें कर रही हैं। पापा, आपने सुना? फिर से शायद ये गली की तरफ से कोई आया है, वो दादाजी से कुछ मदद मांग रहा है शायद। इस बार चलना पापा, देखो, आप भी देखो। अरे हमें कहीं नहीं जाना, उन्हें करने दे जो कर रहे हैं, तू चुपचाप सोता क्यों नहीं है? नहीं नहीं, मुझे देखना है। ये ऐसे तो मतलब दादाजी भी कब सोएंगे, कब? उनकी भी तो तबीयत है ना। अरे उन्हें कोई कुछ नहीं कर रहा, उन्हें सोने दे, उन्हें करने दे जो वो पूजा कर रहे हैं, तू चुपचाप सो जा। ये रात जैसे तैसे कट गई। सबके उठने से पहले मैं तकरीबन 5:30-6 बजे हनुमान मंदिर गया था। यहाँ हम सभी आते हैं, मेरे दादाजी भी आते हैं, लेकिन हाँ,
वो हर ईश्वर की प्रतिमा के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मस्तक ज़मीन तक लाते हैं, लेकिन जैसे ही बालाजी की मूर्ति सामने आती है ये पीठ कर लेते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है और अब एक एक बात ध्यान आ रही है। मैं जब यहाँ से प्रसाद लाता हूँ तो ये प्रसाद नहीं खाते हैं। हमारे घर पे भी एक बार जो हमने जागरण रखवाया था उसमें जब हनुमान चालीसा हुई थी तो दादाजी उस वक्त पंडाल में मौजूद नहीं थे। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो कि मुझे नहीं पता है। मैं आज इस मंदिर आया हूं जहां हम अक्सर आते हैं। मैंने पंडित जी को जैसे ही बात बतानी शुरू करी तभी उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे दादा के विषय में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बस ये कहूँगा कि वो बालाजी से थोड़ा दूर है। हनुमान जी तुम सभी बच्चों की रक्षा करें, और हाँ वो थोड़े ज्ञानी ज़्यादा हैं, विद्वान हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ शक्तियों के बारे में उन्हें ज्ञान है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दादाजी को। क्या मुझे कोई ऐसी प्रतिमा, कोई ऐसी तस्वीर मिल सकती है जो कि मैं अपने घर में स्थापित करूं? हाँ बेटा मिल सकती है। किन की चाहिए? मुझे हनुमान जी की चाहिए। पंडित जी ने एक बार फिर कहा कि तुम अपने घर के लिए जो लेकर जा रहे हो प्रतिमा, ये वापस नहीं करोगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर वालों ने मना कर दिया अब इसे आप वापस रख लो। मूल्य कोई नहीं, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आपको उनकी भक्ति सच्चे मन से करनी होगी बेटा। मैं करूँगा, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। आप यकीन नहीं करोगे कि घर में सभी के उठने से पहले मैं वो प्रतिमा घर तक ले आया। हनुमान जी को मैंने गंगा से स्नान कराया, मंदिर में एक अच्छी सी जगह बनाई और उन्हें वहाँ स्थापित करके हनुमान चालीसा शुरू कर दी। आज भी मेरे यहाँ निशान है जो दादाजी ने पहली बार ज़िंदगी में मुझे इस तरह से किया था। उन्होंने मतलब मेरे बाल पकड़े थे, या वो मुझसे गुस्सा थे, या क्या था, मेरे यहाँ कुछ लगा और वो निशान हमेशा के लिए रह गया। मैं मंदिर के सामने ही बैठा था। दादाजी की आंखें दोबारा चढ़ी हुई थी और वो आज अजीब सी आवाज में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जो तू कर रहा है इसकी वजह से अब ये यहां नहीं रहेगा। माता पिता भी आए, उन्होंने मुझे वहां मंदिर से उठा दिया और एक तरह से जबरदस्ती अपने वाले कमरे में बिठा दिया, दादाजी से मुझे दूर कर दिया। लेकिन कमाल की बात बताऊं, मैंने हनुमान चालीसा पूरी करी थी, और उसके बाद ये मानिए कि मैं भी गुस्सा था कि भाई मेरे को इस तरह से डांटा जा रहा है। मैं कोई छोटा बच्चा तो हूँ नहीं, मैं मैच्योर हूँ, बड़ा हूँ, अपने दादाजी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ कि हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। उस दिन दादाजी ने दुनिया छोड़ दी थी। शाम 5 बजे जब मैं ट्यूशन था, फोन आया और मुझे पता चला कि दादाजी का देहांत हो गया है। और उसके बाद आज तक जिस दिन उनका देहांत हुआ था वो हर बार मुझे दिखते हैं, हर बार, और हर बार वो ना जाने मुझे क्यों डराते हैं, जबकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। और हाँ, दादाजी मेरे लिए मेरी दुनिया है। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से खुशियां ही चली गई थी। नितिन, आपकी वीडियो देखा और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी ये बात शेयर करनी चाहिए। हमें कभी भी पूरे दिन में डर महसूस नहीं होता, रात में डर नहीं लगता, हमें कभी भी हम पे कोई प्रेत बाधा नहीं है और अब भी नहीं है। लेकिन जिस दिन दादाजी की मृत्यु हुई थी वो दिन पूरा ऐसा बीतता है कि मैं घर पर अकेला नहीं रहता, मैं रह ही नहीं सकता। मैं पूरे संसार में कहीं भी होऊंगा ना तो भी वो मुझे दिखते हैं। और ये जो लोग आपकी कहानियों में कमेंट करते हैं कि अगर विदेश में भूत है तो क्या वहाँ हनुमान चालीसा हिंदी में करी जाएगी, ये जो मजाक करते हैं, कुणाल का ये कहना है, मेरा नहीं, कि मैं आशा करता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार इनकी भेंट ज़रूर हो जाए, उसके बाद इनकी मानसिकता बदल जाएगी। नितिन, वो तो मेरे अपने हैं, मेरे अपने थे। दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, तब भी वो साल में एक बार इस कदर डरा देते हैं कि मैं
किसी को बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना भयानक चेहरा होता है कि हर बार ऐसा लगता है कि दरवाजे के पीछे या पर्दे के सामने कोई है, और जैसे ही वो चेहरा दिखता है दादाजी का, हर बार भयानक होता है। मेरे माता पिता ने मुझे बालाजी के अब इतने करीब कर दिया है कि मैं कह सकता हूं कि मैं किसी भी जगह जा सकता हूं। जहां कोई प्रेत बाधा है घर में, मैं वहां भी जा सकता हूं, लेकिन मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं खास दिन को लेकर। तो बस ये कहानी शेयर करना चाहता था। अब मेरे मन में कोई डर नहीं, लेकिन हाँ, जैसे ही वो तारीख आती है, मुझसे बड़ा डरपोक भी कोई नहीं होता। बालाजी सभी पर कृपा करें। नितिन भाई, मेरी यही कहानी है। ये आज की कहानी मैंने आपको कुणाल की सुनाई है। मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों को एक कहानी मानकर ही सुनो, लेकिन ये जरूर मान लो कहानी के माध्यम से कि ईश्वर हर परिस्थिति में आप पर कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। बस आप एक बार उन्हें आवाज तो दो। सच्चे मन से आप ईश्वर की भक्ति करो, चमत्कार भी होंगे और आप निडर भी बनोगे। लाइफ में बहुत बहुत बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसे सॉल्व हो जाएंगी, ये मानो कि किसी ने जादू कर दिया हो। होता है मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।